नमस्कार। विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम, और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हमने इससे पहले बल शुरू किया था, और आज बल में एक चैप्टर शुरू होगा, पटल विरूपणी बल। क्या होता है पटल विरूपणी बल? देखो, पटल विरूपणी बल एक बल है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर लगता है, बाह्य बल है। और ये जो बल है ये दीर्घकालीन बल है, बहुत ज़्यादा समय में दिखाई देता है। दीर्घकालीन बल भी इसे ही कहा जाता है। पटल विरूपणी बल को दो भागों में तोड़ सकते हैं हम। एक है महादेशजनक बल, एक है महादेशजनक बल, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। शुरुआत करेंगे महादेशजनक बल से। और महादेशजनक बल को यदि हम अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपियोरोजेनेटिक फोर्स। यहाँ से ग्रीक भाषा के दो शब्द बनते हैं। एक तो ये शब्द को ले लो आप, ग्रीक भाषा में से एपिरोज, और एक शब्द ये बन गया जिसका नाम है जेनेसिस। एपिरोज को यदि शाब्दिक अर्थ देखें इसका, तो इसका शाब्दिक अर्थ है महाद्वीप, और इसका शाब्दिक अर्थ है उत्पत्ति। तो कहने का आशय यह है कि महादेशजनक बल वह है जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। महाद्वीपों पर लगने वाला बल जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, उसी बल को महादेशजनक बल कहा जाता है। देखो, महादेशजनक बल भी दो प्रकार का है। एक है ऊपरीमुखी बल, और एक है अधोमुखी बल। देखो, ऊपरीमुखी बल और अधोमुखी बल में क्या अंतर है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। ऊपरीमुखी बल को मान लिया ये हमारा महाद्वीप है, स्थल है, ये स्थल है, और स्थल पर कभी कभी क्या होता है कि बल लगना शुरू हो जाता है, और ये बल ऊपर की ओर लगता है। मान लिया ये बल यहाँ लगा है, इस हिस्से पर ये बल लगा ऊपर की ओर, तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। जब ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा तो कैसा बनेगा उसको देखते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे उठ जाएगा ऊपर की ओर, तो ये ऐसे उठ गया ऊपर की ओर, और इसे ही क्या कहा जाता है? ऊपरीमुखी बल कहा जाता है। जब महाद्वीप की जो सतह होती है वो एक किनारे से ऊपर की ओर उठ जाए, ये देखो ऊपर की ओर उठ गई, इसको क्या कहा गया? ऊपरीमुखी बल कहा गया। इसको ही ऊपरीमुखी बल कहा गया। देखो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कच्छ का रण। देखो, कच्छ का रण कहाँ है? इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ ऊपरीमुखी बल का एक उदाहरण है। इसकी स्थिति यदि देखते हैं तो इसकी स्थिति जो है वो भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में है।
ये जो क्षेत्र है ना यहाँ, ये वाला क्षेत्र, ये रन ऑफ कच्छ है। कच्छ में क्या है कि एक हिस्सा उसका ऊपर उठ गया जिससे कच्छ का रन बना। तो कच्छ का रन किसका उदाहरण है? तो पूछा जाता है ऊपरी मुखी बल का उदाहरण है कच्छ का रन। अब दूसरा बल पढ़ते हैं अधोमुखी बल। देखो अधोमुखी बल बस इसका विपरीत होगा। मान लिया ये पृथ्वी की सतह है, अब क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर बल लगेगा, एक जमीन नीचे धंस जाएगी। ये तो जमीन ऊपर उठी है, ऊपरी मुखी बल कहलाएगा। इसमें जमीन नीचे धंस जाती है, नीचे की ओर धंस जाती है, तो ये जो बल कहलाएगा ये कहलाएगा अधोमुखी बल। ये बल कहलाता है अधोमुखी बल। कैसे? देखो इसका ये वाला हिस्सा अब ये नीचे बैठ गया, ये ऐसे नीचे आ गया, ठीक है, और इसे कहा गया अधोमुखी बल। तो ये दो प्रकार के बल थे महादेशजनक बल में। अब पढ़ते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल। देखो पर्वत निर्माणकारी बल को अंग्रेजी में कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। तो यहाँ से भी आपके पास दो शब्द आते हैं, एक आता है ओरोज और एक आता है जेनेसिस। दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं। ओरोज का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है पर्वत, और जेनेसिस का जो शाब्दिक अर्थ है ये है निर्माण। तो बस यहाँ से आपके पास इस बल की परिभाषा आ गई, जिस बल से पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी बल कहलाता है। अब बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल की। तो ये दो प्रकार के होते हैं, है संपीड़न और एक होता है तनाव। देखो संपीड़न किसे कहा जाता है? जब दो स्थल, मान लिया एक स्थल ये है और एक स्थल ये है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो इसे कहा जाता है संपीड़न। हमेशा ध्यान रखना, जब संपीड़न दो स्थलों के बीच में टकरावट होगी तो संपीड़न होगा, और यदि इन दोनों स्थलों के बीच में ये ऐसे हो गया तो क्या होगा? तनाव होगा। अब इनसे क्या क्या बनता है और कैसे कैसे पर्वतों का निर्माण होता है उनकी बात करते हैं। देखो होता क्या है संपीड़न में, संपीड़न का सबसे बढ़िया उदाहरण है वलन। जो वलित पर्वत है वो संपीड़न के कारण ही बनते हैं। देखो वलन कैसे, मान लिया ये दो प्लेटें हैं, आपस में टकराएगी तो वलन ही तो पड़ेगा, ऐसे वलन ही तो पड़ेगा, और जब ये वलन पड़ेगा तो पर्वतों का निर्माण होगा, और ये जो पर्वत बनेगा इस पर्वत को क्या कहेंगे? वलित पर्वत कहेंगे। इसी पर्वत को वलित पर्वत कहा गया। अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन है कि वलन किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। वलन कितने प्रकार का होता है, दूसरा क्वेश्चन। और वलित पर्वत कौन कौन से हैं और कौन कौन से मुख्य हैं, महत्वपूर्ण कौन से हैं वो। तो इन सब को पढ़ते हैं, वलन पढ़ते हैं, वलन किसे कहा जाता है और वलन कितने प्रकार के होते हैं। देखो वलन की बात करते हैं। वलन होता क्या है? जब दो स्थल आपस में संपीड़न करते हैं तो क्या होता है? उनके संपीड़न करने से एक लहरनुमा आकार का ऊपर चट्टान बन जाती है।
कैसे, मान लिया ये ऐसे बन गई, ये लहरनुमा आकार की चट्टान ऊपर बन गई, ठीक है। अब इसमें भी एक होता है अपनति, जो ऊपर उठा हुआ होता है, ये अपनति है, और एक होता है जो नीचे झुका होता है, नीचे, ये होता है अभिनति। ये अपनति है और ये अभिनति है। तो वलन किसे कहा जाता है? जब चट्टान एक मोड़दार आकार ले लेती है उसे वलन कहा जाता है। ऊपर उठे हुए स्थान को अपनति कहा जाता है और नीचे वाले स्थान को अभिनति कहा जाता है। यदि इसमें प्रकार की बात करें तो प्रकार भी देखते हैं। देखो, प्रकार में बनाएंगे, हम एक चित्र बनाएंगे, उसके थोड़े से प्रकार ये है। देखो, यदि बात करते हैं साधारण वलन की, जिसकी एक भुजा, दोनों भुजाएं समान होती है, सममित वलन कहलाता है। परंतु बात करते हैं असममित वलन की, जिसकी एक भुजा तो बड़ी होगी, देखो इसकी एक भुजा बड़ी है और एक भुजा छोटी है, असममित वलन कहलाता है। एक दिग्नत वलन किसे कहा जाता है? एक दिग्नत वलन कहा जाता है जब किसी वलन की एक भुजा लंबी होते हुए दूसरी भुजा एक समकोण स्थिति बनाती है। देखो, ये समकोण स्थिति बना रही है, तो एक दिग्नत वलन कहलाती है। उसके बाद आता है समनत वलन। समनत वलन में जब दोनों भुजाएं समान आधार पर समान झुक जाए, जैसे झुकी हुई, दोनों झुकी हुई है, समनत वलन कहलाती है। उसके बाद है परिवलित वलन। परिवलित वलन क्या है? जब दोनों भुजाएं क्या होती है, इतनी झुक जाए कि वह धरती मतलब पृथ्वी के नीचे आ जाए, तो परिवलित वलन कहलाती है। देखो, संपीड़न के कारण पर्वतों का निर्माण, संपीड़न के कारण पर्वतों का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं हम। देखो, यदि मान लिया ये दो स्थल है, एक स्थल ये है और एक स्थल ये है, इन दोनों में संपीड़न होता है। संपीड़न होने से क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाले जो स्थल हैं ये ऊपर उठ जाएंगे और जो ये वाला स्थल है ये जो का तो रहेगा, ये आपस में टकराएंगे, ये वाला स्थल, ये वाले स्थल ऊपर उठ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे पर्वत। इनको कहेंगे होर्ज पर्वत। और इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें ये कहलाएगी रैंप वैली, रैंप घाटी। दो पर्वतों के बीच जो घाटी पाई जाएगी उसे कहेंगे रैंप घाटी। हुआ क्या, दोनों टकराए, टकराने के बाद ये उठ गए, ये वाला स्थान ऊपर उठ गया और ये वहीं रहा जहाँ था, तो ये रैंप घाटी का निर्माण हुआ और ये पर्वतों का निर्माण हुआ। हाँ, इससे होर्ज पर्वत भी बनते हैं, रैंप घाटी भी बनती है। और यदि रैंप घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण देखेंगे तो भारत में है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी, वो क्या है? रैंप घाटी का ही उदाहरण है। तो इससे वलित पर्वत का निर्माण भी होता है। वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, एक पर्वत ये बन गया, एक पर्वत ये बन गया और ये हो गया, ठीक है। ये जो पर्वत बने ये क्या कहलाएंगे? वलित पर्वत कहलाएंगे या फोल्ड माउंटेन भी कहलाते हैं। फोल्ड माउंटेन भी यही कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो बीच में घाटी बनी है, देखो यदि ये घाटी बनी है तो रैंप घाटी कहलाएगी। और यदि ये पठार बनता है, ज़्यादातर क्या होता है, ये पठार बनता है। कुछ महत्वपूर्ण वलित पर्वत के उदाहरण हैं जो एग्जाम में आते भी हैं। देखते हैं कौन कौन से वलित पर्वत हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण वलित पर्वत हमारे देश में ही है, हिमालय पर्वत
श्रेणी, ये एक वलित पर्वत है और सबसे नवीन है, नवीन वलित पर्वत। और आपको पता है कहाँ है ये भारत में है, ठीक। एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में चिली में है, ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो चिली में है, ठीक है। उसके बाद है रॉकीज़, रॉकीज़ पर्वत श्रेणी, रॉकीज़ पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है ये रॉकीज़ पर्वत श्रेणी। ये भी किसका है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। एटलस, एटलस भी कहाँ है, अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में है एटलस। उसके बाद आता है अल्पास, पांचवा जो आया वो कौन सा है, आल्पस, अल्पास, अल्पास कहाँ है, यूरोप में। तो ये कुछ उदाहरण थे जो इम्पोर्टेंट है नवीन वलित पर्वत के। अब पढ़ते हैं तनाव, तनाव किसे कहा जाता है और तनाव से किस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है और उन पर्वतों का नाम क्या कहलाता है। देखो मान लिया ये दो हमारे पास स्थलीय भाग है। अब क्या होगा, स्थलीय भाग है ऐसे, अब इधर भी तनाव हो रहा है और इधर भी टेंशन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया। टेंशन तनाव बढ़ने के कारण क्या हुआ, अब ये वाला हिस्सा इधर चलेगा, वो वाला हिस्सा उधर चलेगा, तो ये बीच का हिस्सा खाली हो गया। तो क्या हो गया, अब ऐसे बनेगा, ये बन गया। अब ये क्या हुआ, देखो इससे पहले में क्या हुआ था, ये दोनों ऊपर उठे थे। अब की बार क्या हुआ, ये दोनों एक जैसे हैं, ये नीचे खिसका है, ये वाला हिस्सा नीचे खिसका है, ठीक है। ये जो कहलाएंगे पर्वत बनेंगे, ये भी पर्वत बनेंगे, ये कहलाएंगे ब्लॉक पर्वत। और जो ये घाटी है, इस घाटी को क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी, ये है वो भ्रंश घाटी, ठीक है। भ्रंश घाटी, दो ब्लॉक पर्वतों के बीच मध्य पाए जाने वाली घाटी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। अब ये भ्रंश घाटी कहलाई। देखो भ्रंश घाटी में क्या हुआ, नीचे की ओर लगा बल और ये जो केतु रहे, ठीक है, ब्लॉक पर्वत का ये। यदि हम ब्लॉक पर्वत के उदाहरण देखेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये ही जर्मनी में है, और ये एक और है वोसजस, वोसजस भी जर्मनी में ही है। तो ये ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण हैं। यदि बात करते हैं, देखो इसे रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है, रिफ्ट वैली, ठीक है। अब देखते हैं विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली कौन सी है। तो विश्व लंबी भ्रंश घाटी 4800 किलोमीटर की, 4800 किलोमीटर की है, ठीक है। और यदि बात करेंगे वो कहाँ है, विभ्रंश घाटी है, विभ्रंश घाटी है कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका में है। हाँ कुछ उदाहरण भारत में भी है। भारत में जो भ्रंश घाटी है वो आपको पता है 3 नदियों पर है। कौन कौन सी नदी है, नर्मदा भ्रंश घाटी, ताप्ती भ्रंश घाटी और दामोदर भ्रंश घाटी। ब्लॉक पर्वत भी है भारत में, सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल ब्लॉक पर्वत है भारत में। तो ये था पटल विरूपणी बल, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े बहुते बनते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है, वही आप कर लोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।